फ्रेंड्स, मैं राम विकास पांडे आपका अपने चैनल विकास स्टडी अयोध्या चैनल पर स्वागत करता हूं। आज जो है मैं आपके सामने फिर से प्रेजेंट हूं। वो हमारा स्ट्रक्चरल अप्रोच, हमारा जो है टॉपिक चल रहा था थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ इंग्लिश टीचिंग में। स्ट्रक्चरल अप्रोच मैं पढ़ा रहा था, तो इसमें हमने कुछ पॉइंट उसके बारे में बता दिए थे। आज मैं बताऊंगा टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। ठीक है, आज मैं बताऊंगा टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। आज मैं बताऊंगा टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर के मतलब जो ये संरचना है, संरचनाओं के प्रकार जो हैं, इसके बारे में बताऊंगा। इसमें देख लीजिए आपका फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर एज गिवन बिलो ना। देखिए संरचनाओं के निम्नलिखित प्रकार दिए गए। ठीक है, पहला इसमें सेंटेंसेस पैटर्न, मतलब ये आपका सेंटेंसेस पैटर्न के अंतर्गत आएगा। सेंटेंसेस मतलब वाक्य संरचना के बारे में आपको बताया जाएगा, किस तरीके से वाक्य की संरचना होती है इसके बारे में। तो इसमें देख लीजिए आप, इसमें दिया है देयर इज अ मॉडल सेंटेंस ना फ्रॉम व्हिच मे थिंग्स ऑफ द सेम काइंड व्हिच लुक एंड मीन सिमिलर कैन बी मेड, so it is a model for a sentence which will be of the same shape although made up of sentence word। for instance, मतलब ये कह रहा है एक मॉडल वाक्य है जो ये सेंटेंस पैटर्न है आपका, जिसमें से एक ही तरह की कई चीजें दिखाई देती हैं और इसी तरह का मतलब बनाया जा सकता है। मतलब ये जो है ये वाक्य का एक मॉडल है जो एक ही आकार का होगा, मतलब जो है एक ही आकार का होगा। हालांकि विभिन्न शब्दों से बना है, मतलब ये विभिन्न शब्दों से बना हुआ। उदाहरण के लिए आपको दिया गया है राम गो टू स्कूल, मतलब राम स्कूल जाता है। ठीक है, अब देख लीजिए इसमें क्या दिया गया है। स्टूडेंट कैन मेक मेनी सेंटेंसेस लाइक, छात्र कई वाक्य बना सकते हैं ना। राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाते हैं ना। हरी गोज टू मार्केट, हरी बाजार जाता है। सीता गोज टू दिल्ली, मतलब सीता दिल्ली जाती है। दे गो टू कानपुर, इट्स वे कानपुर जाते हैं आदि है। ठीक है, सेंटेंस पैटर्न कैन बी डिवाइडेड इनटू 7 पार्ट। वाक्य को 7 भागों में विभाजित किया गया है। देखिए थोड़ा इसमें, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए राम रन्स, पहला राम है। देखिए इसमें पहला जो है पार्ट देखिए राम है, दूसरा रन्स है, राम रन्स, राम जाता है। सेकंड पैटर्न है देयर 3 पार्ट, जो सेकंड पैटर्न है उसको 3 भागों में विभाजित किया। जैसे ही इज गोइंग, इसमें ही जो है एक वो है, इज है अलग पार्ट है, और गोज जो है गोइंग जो है अलग पार्ट है। ठीक है, और देखिए पैटर्न है 4 पार्ट जो इसमें दिया गया है। देखिए तीसरे में ये इसमें बताया है कि जो पैटर्न है वाक्य का, इसको 4 भागों में विभाजित किया। से एच मतलब जैसे हरी इज रीडिंग अ बुक, हरी जो है एक इसमें है। देखिए हरी एक पार्ट है, इज एक पार्ट है। देखिए हरी एक पार्ट है, इज एक पार्ट है इसमें ना, और रीडिंग भी एक पार्ट है, साथ ही साथ अ बुक एक पार्ट। पैटर्न बीइंग विथ अ क्वेश्चन वर्ड, जो पैटर्न है ये क्वेश्चन वर्ड पर हो सकते हैं, मतलब या होंगे। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड पर होंगे। फॉर इंस्टेंस मतलब एग्जाम्पल में
वेयर डज राम लिव, वेयर डज राम लिव। देखिए इसमें क्या है, व्हेन विल ही कम, व्हाट कैन ही डू। ये देखिए आपका जो है क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो चुकी, व्हाट, व्हेन, वेयर, ये सब जो है क्वेश्चन वर्ड है, इससे स्टार्ट हुआ। तो ये जो पैटर्न है क्वेश्चन वर्ड पर बेस है, ठीक है। पैटर्न बीइंग विथ अ क्वेश्चन वर्ब, ये क्वेश्चन वर्ब पर बता रहा। क्वेश्चन मतलब इससे आपका सहायक क्रिया हो सकती है, ठीक। एज फॉर एग्जाम्पल, आर दे कमिंग ना, ये देखिए कैन यू सीइंग, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ ना, एम आई राइट, ठीक है। तो यहाँ लास्ट में कमिंग के बाद जो क्वेश्चन मार्क लगेगा, जो कि इसमें मिस्टेक है। इट्स मतलब इसमें देखिए ये आपका क्वेश्चन वर्ब, इसमें कौन कौन सा है, आर है, कैन है, एम है, या इसको हम सहायक क्रिया कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है क्वेश्चन वर्ब पर आधारित पैटर्न है, ठीक है। देखिए पैटर्न दैट शो, पैटर्न्स दैट शो कमांड एंड रिक्वेस्ट, जो पैटर्न है वो कमांड और रिक्वेस्ट पर, मतलब प्रार्थना आदि पर, ठीक है। तो देखिए क्या है इसमें, प्रार्थना कमांड पर क्या है, ओपन द डोर, प्रार्थना और आदेश पर, ठीक है। देखिए कमांड में क्या है, ओपन द डोर, स्टैंड अप मतलब दरवाजा खोलो, आदेश दिया गया यहाँ। स्टैंड अप खड़े हो जाओ, आदेश दिया गया यहाँ। रिक्वेस्ट पैटर्न में देख लीजिए बी पार्ट में, प्लीज गिव मी, काइंडली ग्रांट मी ना, प्लीज काइंडली ग्रांट मी। ये देखिए ये आपका रिक्वेस्ट पैटर्न में, ठीक है, क्योंकि इसे यहाँ आपको प्रार्थना किया गया, ठीक। अब देखिए पैटर्न विथ दियर, साथ में देख लीजिए। हाँ तो आगे आप देख लीजिए, आगे इसमें दिया है लाइक, मतलब फॉर एग्जाम्पल वैसे देयर आर 4 काउच है ना, ये देखिए ये आपका एग्जाम्पल हुआ। उसके बाद देयर वेर अ लार्ज काउ इन द फील्ड, ये हो गया। अब आपका जो है इसमें आ गया है कि व्हाट, ये जो है आपका सेकंड है फ्रेज पैटर्न। फ्रेज पैटर्न में मतलब वाक्यांश जो है पैटर्न क्या, ठीक है। इसके बारे में देख लीजिए, फ्रेज इज अ वर्ड ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच डिपिक्ट्स एन आइडिया विथ बीइंग अ सेंटेंस। मतलब क्या कह रहा है कि वाक्यांश एक शब्द या शब्दों का समूह है ना, वाक्यांश एक शब्द या शब्दों का समूह है जो एक वाक्य के बिना विचार को प्रदर्शित करता है ना। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए यह है, इन द बेल ओवर द ट्री ऑन अ टेबल। उदाहरण के लिए दिया गया है, इन द बेल ओवर द ट्री ऑन द टेबल ऑन 26 जनवरी इट्स, मतलब कुएं में पेड़ के ऊपर टेबल पर, हाँ ये सब दिया गया। उसके बाद ऑन 26 जनवरी, 26 जनवरी। अब आप देख लीजिए इसमें सूत्र, फार्मूलाज पर देख लीजिए, मतलब कि सूत्र। फार्मूलाज आर अ सेट ऑफ वर्ड्स दैट आर यूज्ड ऑन सर्टेन ओशियंस टू कन्वे अ डिफाइंड मीनिंग। सूत्र ऐसे शब्दों का समूह है जो कुछ अवसरों पर, जो कुछ मतलब कि जैसे आपको जिस समय आवश्यकता पड़ती है अवसरों पर एक निश्चित अर्थ बताने के लिए, एक जो आपको निश्चित मतलब कि सर्टेन एक निश्चित अर्थ बताने के लिए उपयोग किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, थैंक यू, एक्सक्यूज मी, मे गॉड ब्लेस यू, इट्स
उदाहरण के लिए दिया गया इसमें धन्यवाद, मुझे क्षमा करें, ईश्वर आपको आशीर्वाद दे सकता है। ठीक है। इडियम्स में देख लीजिए, इडियम्स में आपका है कि इडियम मतलब आपका हो गया मुहावरे में आ जाएगा। ठीक है, जैसे मुहावरे जो प्रयोग किए जाते हैं उसमें आ जाएगा इडियम्स में। तो आपका इडियम्स में देखिए क्या है, इडियम्स आर टॉट एज अ होल, मुहावरों को समग्र रूप से सिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, टू हैव ब्लाइंड फेथ, टू हैव ब्लाइंड फेथ, टू इर इच ह्यूमन। उदाहरण के लिए, अंधविश्वास करना, गलती करना मानव का स्वभाव है। ठीक है, क्या? अंधविश्वास करना, गलती करना मानव का स्वभाव है। सन ऑफ स्ट्रक्चर्स ना, इसमें क्या है कि आपका सिलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब हो गया है कि संरचनाओं का चयन ना। दीज स्ट्रक्चर शुड बी सिंपल, संरचनाओं को सरल होना चाहिए और ओनली इजी एंड टीचेबल स्ट्रक्चर्स शुड बी taught in the beginning and later on। इसका मतलब क्या है? केवल आसान और मिलनसार संरचनाओं को शुरुआत में मतलब प्रारंभ में और बाद में कठिन संरचनाओं को मतलब अंत में, जैसे बच्चों को सिखाया जाता है उस समय अंत में कठिन संरचनाओं को सिखाया जाना चाहिए। ठीक है। और देखिए, इन द बिगिनिंग सच स्ट्रक्चर शुड बी टॉट एज, शुरुआत में ऐसे संरचनाओं को सिखाना जाना चाहिए ना। हमने बताया शुरुआत में ऐसे संरचनाओं को सिखाना जाना चाहिए। जैसे इसमें दिया आई एम रीडिंग, मतलब मैं पढ़ रहा हूं। दे आर गोइंग, वे जा रहे हैं। वी आर सिंगिंग, इट्स मतलब हम गा रहे हैं। और ठीक है, स्ट्रक्चर्स बीइंग टॉट टू द स्टूडेंट शुड बी अकॉर्डिंग टू द लर्नर्स एज द अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी। इसका मतलब है कि छात्रों को सिखाई जा रही संरचनाएं, जो संरचनाएं छात्रों को सिखाई जा रही हैं, शिक्षार्थी की उम्र होती है और समझ की क्षमता के अनुसार होनी चाहिए। जैसे बालक अगर ज्यादा छोटा है तो उसको जो है सिंपल वे में समझाना चाहिए, और बड़ा अगर मतलब कि अगर उसकी उम्र जो है ज्यादा है या हाई स्कूल इंटर में है तो उसको जो है अलग संरचनाओं के बारे में बताना चाहिए। ठीक है। अब देखिए आगे का, आप देख लीजिए इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ मदर टंग इन स्ट्रक्चरल अप्रोच। मतलब क्या है? संरचनात्मक दृष्टिकोण में मदर टंग, मातृभाषा का महत्व। ठीक है। मदर टंग हैज definite place in the structural approach। जो मातृभाषा है ना, जो मातृभाषा में स्ट्रक्चरल अप्रोच का मतलब कि संरचनात्मक दृष्टिकोण का निश्चित स्थान है। ठीक है। इंग्लिश स्ट्रक्चर्स आर कंपाउंड विद द sentences of the pupil मदर टंग ना। कहने का मतलब यह है कि अंग्रेजी संरचनाएं विद्यार्थी की मातृभाषा की संरचनाओं के साथ मिश्रित है। जो अंग्रेजी संरचनाएं हैं वो विद्यार्थी की मातृभाषा की संरचनाओं के साथ मिश्रित है, मतलब मिली हुई है। अब देखिए, द पीपल कैन लर्न बेटर एंड इन a natural way with the help of his mother tongue।
छात्र हैं अपनी मातृभाषा की मदद से, छात्र या शिक्षार्थी कह सकते हैं, मातृभाषा की मदद से बेहतर और प्राकृतिक तरीके से सीख सकते हैं या समझ सकते हैं। ठीक, उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल यह कलम है ना, पहले तो इससे बच्चा हिंदी जान रहा है तो उसकी मातृभाषा हिंदी होगी, पहले हिंदी में बताना पड़ेगा यह कलम है, फिर बाद में बताया जाएगा इंग्लिश में दिस इज अ पेन। फिर ऐसे आप कैसे हैं हिंदी में बताया जाएगा इसको, आप कैसे हैं सेंटेंस। फिर बाद में बताया जाएगा हाउ आर यू, क्वेश्चन मार्क लेगा इसमें, ठीक है। ऐसे आप हिंदी में बताएगा वह कौन है, हु इज ही, क्वेश्चन मार्क लगाया जाएगा। बच्चे को बताया जाएगा इंग्लिश में, हिंदी में बताएगा वह कौन है, बच्चे को बताया जाएगा बाद में इंग्लिश में हु इज ही, वह कौन है। मैं पत्र लिख रहा हूं, मतलब हिंदी में बताया गया, फिर बाद में उसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया, आई एम राइटिंग अ लेटर। ठीक है, तो इस तरह से बच्चे को बताना है जिससे उसको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, अब अगला देख लीजिए आप इसमें, ग्रेडेशन ऑफ स्ट्रक्चर, संरचनाओं का स्नातक या वो ग्रेडेशन मतलब उनके ग्रेड या क्रम के अनुसार जो कैसे बताना है। ठीक है, आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, ग्रेडिंग संरचनाओं के चयन के बाद दे शुड बी पुट इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, उन्हें एक विशेष क्रम में रखा जाना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल दोज स्ट्रक्चर्स में बी टेकन व्हिच आइडेंटिफाई थिंग एंड पर्सन ना, उन्हें सबसे पहले उन संरचनाओं को लिया जा सकता है जो चीजों और व्यक्तियों की पहचान करती हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर्स आर केयरफुली ग्रेडेड सो दैट दे माइट गिव अ वर्क कमांड ऑफ स्पोकन एंड रिटन English at the end of the course. Attention, end of the course. संरचनाओं को सावधानी पूर्वक वर्गीकृत किया जाता है ताकि वे पाठ्यक्रम के अंत में बोली जाने वाली और लिखित अंग्रेजी की एक कामकाजी कमांड दे सके। ठीक है, attention is paid to both meaning and form ना, ध्यान अर्थ और रूप दोनों पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, एवरी स्ट्रक्चर इज टॉट सेपरेटली, हर संरचना को अलग से पढ़ाया जाता है। वन स्ट्रक्चर एंड इट्स मीनिंग आर टॉट एट अ टाइम एंड आर सफिशिएंट, एक संरचना और उसके अर्थ को एक समय में पढ़ाया जाता है और एक अन्य संरचना का अर्थ सीखने से पहले पर्याप्त अभ्यास चाहिए। सफिशिएंट प्रैक्टिस शुड बी गिवन बिफोर another स्ट्रक्चर्स मीनिंग इज टॉट। ठीक, It means that each structure is to be taught as a fresh item. इसका मतलब है कि प्रत्येक संरचना को नए सिरे से पढ़ाया जाना है। ठीक, आगे देख लीजिए। तो आगे आप देख लीजिए, इसमें दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए these are the branches of a tree, ये एक पेड़ की शाखा है ना, दिस इज अ ट्री एंड दीज आर इट्स ब्रांच, यह एक पेड़ है और ये इसकी शाखाएं। ठीक है, क्रिएटिंग सिचुएशन टू टीच स्ट्रक्चर, इसको स्ट्रक्चर को बनाने के लिए समझना पड़ता है ना। संरचनाओं आफ्टर सिलेक्शन द स्ट्रक्चर, संरचनाओं को चुनने के बाद, ठीक है,
appropriate situation should be created in order to make the structures meaningful. These situation may be help. उपयुक्त स्थितियां बनाई जानी चाहिए, ये संरचना का अभ्यास करने के लिए उपयुक्त हो सकती है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये जो है आपको संरचना का अभ्यास करने के लिए सहायक हो सकती हैं या उपयुक्त हो सकती हैं। ठीक है, इसमें क्या पहला, टू प्रैक्टिस द स्ट्रक्चर, जो संरचना है उसका क्या करना चाहिए, ये अभ्यास करना चाहिए, परिस्थितियों का अभ्यास करना चाहिए। टू रिलेट इट्स मीनिंग टू दैट पार्टिकुलर सिचुएशन, उस विशेष स्थिति के अपने अर्थ को संबंधित करने के लिए ना, जो उस विशेष स्थिति को अपने अर्थ में संबंधित करने के लिए यह करना चाहिए। ठीक है, to build up a vocabulary in the pupil mind, विद्यार्थियों के मन में, जो विद्यार्थी होते हैं उनके मन में एक शब्दावली का निर्माण करने के लिए, जो शब्दावली जो टीचर होता है उसको एक शब्दावली का निर्माण करने के लिए, these situation can be created by performing certain action by the teacher as well as by the student, ये स्थितियों को शिक्षक के साथ साथ ना, जो शिक्षक होता है उसके साथ साथ छात्रों द्वारा कुछ कार्यों को भी किया जा सकता है। जो छात्र होते हैं उनके साथ कुछ कार्यों को भी किया जा सकता है। द टीचर कैन शो पिक्चर टू मेक द एटमॉस्फेयर इंटरेस्टिंग, शिक्षक वातावरण को बहुत ही इंटरेस्टिंग या दिलचस्प बनाने के लिए चित्र दिखा सकता है, मतलब वो चित्रों को दिखा सकता है जिससे बच्चे के माइंड में ये बन जाए कि हाँ इसका ये साइज होता है, ये इस आकार का होता है, इसको बच्चे की अंडरस्टैंडिंग जो है पावर बढ़ती है। ठीक है, ही कैन आल्सो ड्रा फिगर ऑन द ब्लैक बोर्ड ना, इसके लिए क्या करना है, वो काले बोर्ड पर आंकड़े भी आकर्षित करा सकते हैं, मतलब जो ब्लैक बोर्ड पर आंकड़ों को आकर्षित करा सकते हैं। ठीक है, जिसे जो शिक्षक पढ़ाता है वो आंकड़ों को दिखाकर, मतलब उसको खींचकर ये किस तरीके से इसका ये सिस्टम है पूरा फॉलो करता है, ऐसे मतलब उसके बारे में पूरा विवरण से छात्रों को उसके बारे में बताना चाहिए, जिससे छात्र जो है समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो छात्रों को। ठीक है, द टीचर कैन यूज ऑडियो विजुअल एड्स टू क्रिएट सिचुएशन इन द क्लासरूम, टीचर को या शिक्षक को कक्षा में वास्तविक स्थितियों को बनाने के लिए, अच्छे कंडीशंस को बनाने के लिए ऑडियो विजुअल एड्स का मतलब श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग कर सकता है शिक्षक होता है। ठीक है, बाय द क्रिएटिंग दीज रियल एंड नेचुरल सिचुएशन द टीचर कैन मोटिवेट द स्टूडेंट, इन वास्तविक और प्राकृतिक परिस्थितियों को, जो ये वास्तविक और प्राकृतिक परिस्थितियां होती हैं टीचर द्वारा जो बताई जाती हैं, वो छात्रों को प्रेरित कर सकता है। ठीक है, कहने का मतलब ये, अगर आप ऐसे कुछ प्राकृतिक से रिलेटेड चीजें बताएंगे अच्छे से, मतलब उनको दर्शा कर बताएंगे, तो वो स्टूडेंट या छात्र जो होगा वो शिक्षक की तरफ आकर्षित होगा और उनके प्रत्येक बिंदुओं को वह अच्छे से सुनेगा और समझकर बताने का भी प्रयास करेगा अगर शिक्षक पूछे तो। ठीक है, कहने का मतलब ये है। अब देखिए इसमें आगे क्या दिया हुआ है, स्टेप टेकन ना, स्टेप टेकन फॉलोइंग स्टेप में बी फॉलोड, मतलब क्या है, जो स्टेप है उसको देखिए, निम्नलिखित चरणों का पालन किया जा सकता है, मतलब निम्नलिखित चरण है इसके, इन चरणों का पालन किया जा सकता है। जैसे इसमें दिया प्रेजेंटेशन, मतलब उनको दर्शाकर प्रस्तुत करके
कि हाँ देखिए मतलब इस छात्र या बेटा ऐसा है, इसको इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। और ओरल ड्रिल मतलब मौखिक बता करके उसको जो है अच्छे से मौखिक बताना चाहिए कि हाँ बेटा इसके बारे में पहले आप दिखाएंगे, उसके बारे में फिर बताएंगे, फिर जो क्या करेंगे आप प्रेजेंटेशन इन न्यू सिचुएशन, जो नई स्थितियां होती हैं उसके बारे में बताएंगे कि क्या समाज में पर्यावरण में क्या क्या नई स्थितियां आपके सामने हो सकती हैं या हैं आपके लिए, ठीक है, इसके बारे में बताएगा, ठीक। तो शिक्षक जो है ओरल ड्रिल मतलब मौखिक के चीजों के बारे में बताएगा। वोकैबुलरी एक्सपेंशन मतलब क्या हुआ, शब्दावली विस्तार, जो छात्र होते हैं उनकी जो शब्दावली है या उनकी जो वोकैब पावर है उसको जो है शिक्षक डेवलप करता है, एक्सप्लेन करता है, विस्तार करता है उसका, ठीक है। कहने का मतलब ये है, आगे देख लीजिए इसमें ओवरऑल ड्रिल ना, ओवरऑल ड्रिल कुल मिलाकर इन सभी पॉइंट्स को वो बताता है कि जितने जितने मतलब कोई भी पॉइंट्स ऐसा ना हो कि छात्रों को छूट जाए ना, वो हर पॉइंट्स को बताने का प्रयास करता है। एक अच्छा टीचर जो होता है वो अपने शिक्षक को इफेक्टिव या प्रभावित करने के लिए छात्रों के लिए हर संभव प्रयास करता है। वो ये नहीं चाहता कि हमारा जो है ये स्टूडेंट किसी ऐसी कंडीशंस में बझे जिससे उसको प्रॉब्लम हो, ठीक है। प्रेजेंटेशन मतलब प्रस्तुति, इसके बारे में देखिए, द टीचर विल प्रेजेंट द आइटम इन रियल एंड नेचुरल सिचुएशन। जो शिक्षक होता है ना वह उदाहरण, जो शिक्षक है प्रेजेंटेशन में शिक्षक वास्तविक जो वास्तविक कंडीशंस हैं और प्राकृतिक परिस्थितियों को वस्तुओं को पेश करके मतलब पेश करेगा या करके बताएगा उसको, ठीक है। He will create meaningful situation by giving suitable example as when the teacher is in teaching the use of word on, मतलब वह उपयुक्त उदाहरण देकर सार्थक स्थितियों को, जो सार्थक कंडीशंस होंगी वहां उसको बनाने का प्रयास करेगा, ठीक है, या बनाएगा। जब शिक्षक जब शिक्षक उस समय वर्ड्स को ऐसे ऑन शब्द का उपयोग सिखा रहा है ना, ऑन शब्द को वो बता रहा है तो उसको बताएगा, ठीक है। He can put his duster on the table and can say, कह सकता है डस्टर को टेबल पर रख सकता है, ठीक है। द डस्टर इज केप्ट ऑन द टेबल, और डस्टर को टेबल पर रख सकता है, ठीक है। और माई पुटिंग डस्टर ऑन द टेबल, ठीक, या मैं अपनी डस्टर को मेज पर रख डाल रहा हूं, ठीक है। एक्सप्लेनिंग द यूज ऑफ द वर्ड ऑन टीचर में ना, मतलब यह इसमें यह बता रहा है वह अपने डस्टर को टेबल पर रख सकता है और कह सकता है डस्टर को टेबल पर रखा जाता है, ठीक है। या मैं अपने डस्टर को मेज पर रख रहा हूं। ऑन शब्द के उपयोग को समझाने के लिए जो है शिक्षक भी ब्लैक बोर्ड ना पर आकर्षित करा सकता है। अ पिक्चर ऑफ अ टेबल ऑन व्हिच द डस्टर इज लेइंग ना, हमने क्या बताया, ये जो है ऑन शब्द के उपयोग को समझाने के लिए शिक्षक भी ब्लैक बोर्ड पर आकर्षित करा सकता है, डस्टर को बता सकता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है। अब ओरल ड्रिल के लिए क्या होगा, ओरल ड्रिल में यह होगा कि मौखिक ड्रिल मतलब छात्रों द्वारा बाय द स्टूडेंट शुड बी थ्रिपली ड्रिल बाय मीन्स ऑफ द ओरल वर्क। छात्रों को मौखिक कार्य के माध्यम से उनको बताया जाना चाहिए, ठीक है। ओरल वर्क इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ दिस अप्रोच। मौखिक कार्य जो है वो आधारशिला है, ठीक है।
अब देखिए इसमें कॉर्नर स्टोर मतलब होता है आधारशिला, ठीक है। थ्रो थ्रो स्पीच द स्टूडेंट कैन मेक अ डायरेक्ट बॉन्ड बिटवीन द इंग्लिश वर्ड एंड फ्रेज and their related idea, meaning and concept. छात्रों को कैन मेक डायरेक्टली बॉन्ड मतलब डायरेक्टली उनको बंधन जो होता है इंग्लिश वर्ड का और फ्रेज के बीच में मीनिंग और उनके मीनिंग्स को बताया जाता है, मतलब आइडिया से रिलेटेड आइडिया, उससे संबंधित विचार, उससे संबंधित मीनिंग और कॉन्सेप्ट को अच्छे से बताया जाता है। जो मुहावरे होते हैं, फ्रेजेज होते हैं, उनको जो है उनके विचारों को, मीनिंग्स को, कॉन्सेप्ट को बच्चों को बताया जाता है, इससे उनके बीच जो प्रॉब्लम हो वो दूर हो सके, ठीक है। ओरल वर्क इज डन बाय द स्टूडेंट, छात्रों को मौखिक कार्य के लिए दिया जाता है बाय द स्टूडेंट, छात्रों द्वारा। ऑफ दो सिचुएशन, उन कंडीशंस में, ठीक है, डेट वेयर क्रिएट इन द फर्स्ट स्टेप, इस प्रकार वे अपने पहले ना चरण को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इन अर्ली स्टेज मच ओरल इज नीड, जो कि जो चरण उनके लिए आवश्यक है उस पर जो है वो अच्छे से पहुंच सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें अगला जो है आपका दिया है प्रेजेंटेशन इन न्यू सिचुएशन, मतलब नई स्थिति में प्रस्तुति जो है उसके बारे में देख लीजिए। जो नई स्थितियां होती हैं उसके बारे में जो टीचर प्रस्तुति करता है उसको थोड़ा देख लीजिए। तो द टीचर शुड प्रेजेंट द आइटम इन सम न्यू सिचुएशन, जो शिक्षक होता है, शिक्षक को कुछ नई स्थितियों में वस्तुओं को प्रस्तुत करना चाहिए, ठीक है। These new situation will be related to the situation already learned, ना कहने का मतलब ये है इसमें कि ये नई स्थितियां पहले से सीखी गई स्थितियों से संबंधित हो, मतलब बच्चों को ऐसा बताना चाहिए जो वो पहले सीखे हुए हैं उससे संबंधित ये स्थितियां हो, ठीक है। आगे देख लीजिए ओरल ड्रिल, मौखिक ड्रिल के बारे में थोड़ा देख लीजिए। इसमें oral drill should be provided to the student, जो मौखिक ड्रिल है उन परिस्थितियों, मौखिक ड्रिल जो है उन परिस्थितियों के छात्रों को तीसरे चरण में, मतलब तीसरे चरण में सिचुएशन डेट द क्रिएट इन द थर्ड स्टेप, तीसरे चरण में बनाए जाने के लिए प्रदान की जानी चाहिए, ठीक है। द कॉमन एरर विच आर फाउंड इन स्टूडेंट वर्क आर ड्यू टू द फैक्ट that the teacher emphasize too much on reading and not enough on speed, मतलब क्या कह रहा है, छात्रों के काम में पाए जाने वाली जो आम त्रुटियां हैं, मतलब कि जो स्वाभाविक त्रुटियां वो करता है तो जो है छात्र, आम त्रुटियां जो हैं इन तथ्यों के कारण है कि शिक्षक पढ़ने में बहुत अधिक जोर देता है और भाषण पर पर्याप्त नहीं। जो पढ़ने में जो है शिक्षक वो अधिक जोर देता है जबकि भाषण में ज्यादा नहीं देता। तो बोलने और सुनने से पहले पढ़ना चाहिए, ठीक है, कहने का मतलब ये है। तो स्पीकिंग एंड लिसनिंग शुड प्रीसीड, ठीक है, रीडिंग टू वोकैबुलरी एक्सपेंशन ना। जो छात्रों का है, छात्रों के विस्तार, मतलब नए वर्डों को जो है वो विस्तार करना चाहिए, ठीक है। न्यू वर्ड्स, नए शब्दों के लिए
स्ट्रक्चर, फ्रेज एंड इडियम शुड बी एक्सप्लेनेड बाय द टीचर। ना, कहने का मतलब ये है संरचनाओं, वाक्यांशों और मुहावरों जो है को, स्ट्रक्चर्स मीन्स हो गया संरचनाएं, फ्रेजेज मतलब वाक्यांश, इडियम्स मतलब मुहावरे, मुहावरों को शिक्षक द्वारा समझाया जाना चाहिए, वाक्यांश, ठीक है। द टीचर वोकेबुलरी शुड कंसिस्ट ऑफ दोज वर्ड which the student may need for expressing their idea really and correctly in their speech and composition। कहने का मतलब यह है शब्दावली में उन शब्दों से मिलाकर होना चाहिए ना, जो छात्रों को अपने विचारों को अपने भाषण में और संरचना में वास्तविक और सही ढंग से व्यक्त करने की आवश्यकता हो सकती है ना, कहने का मतलब ये है। हाँ, तो ये सभी पॉइंट्स में हो गए हैं। अब आगे के जो पॉइंट्स हैं उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। आगे जो शेष पॉइंट बचे हैं उसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। धन्यवाद।